वेलकम गाइज, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक्सरे फिजिक्स स्टार्ट की हैं और उसके शायद 3-4 लेक्चर्स हमने डिलीवर किए। तो लेक्चर डिलीवर करने से पहले मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पे अब आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लेक्चर्स भी मिलेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एंजॉय कीजिए उन लेक्चर्स का और साथ साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक डिजाइन ऑफ डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब, यानी जो हमारा एक्सरे ट्यूब होता है डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में, उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। दिस इज ऑल्सो द बेसिक लेक्चर फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। हाँ, देखिए, जो एक्सरे ट्यूब होता है बेसिकली क्या होता है। एक्सरे ट्यूब ये एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जिससे एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं। तो मैंने बोला कि जो एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम इमेजिंग के लिए यूज करते हैं, बेसिकली वो कहां से आते हैं, एक इक्विपमेंट से प्रोड्यूस होते हैं। उसी इक्विपमेंट को हम बोलते हैं एक्सरे ट्यूब। हाँ, देखिए, अब जो हमारा एक्सरे ट्यूब है ये कितना वोल्टेज विथस्टैंड करना चाहिए, 20 किलो वोल्टेज टू 150 किलो वोल्ट, और ये कितनी करंट विथस्टैंड करना चाहिए, अप टू 1000 मिली एम्पियर्स। इज इट क्लियर? हाँ, देखिए, अब अगर हम डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी की बात करेंगे ना, तो एक्सरे ट्यूब जो ट्यूब करंट प्रोड्यूस करता है ना, तो वो ट्यूब करंट कहां से कहां तक वेरी करती है, दैट वेरीज फ्रॉम 100 मिली एम्पियर्स टू 1000 मिली एम्पियर्स। लेकिन अगर हम बात करेंगे फ्लोरोस्कोपी की, वहां पे कितनी ट्यूब करंट प्रोड्यूस होती है, ओनली 1 to 5 मिली एम्पियर्स। क्लियर? यस। अब जो हमारा एक्सरे ट्यूब है इसमें कितने स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स होते हैं, इसमें 4 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। वो 4 बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या है। नंबर फर्स्ट इज ग्लास एनवेलोप, which you also call as glass enclosure. The second basic element present in an X-ray tube is the cathode. Cathode is also called as filament, and it is the negative terminal of the X-ray tube. The third structural component is anode, which you also called as target. And the number last structural component of an X-ray tube is tube housing. Now we will discuss them one by one. तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम ग्लास एनवेलोप डिस्कस करेंगे। तो आप वहां पे एक हेडिंग लिखिए, ग्लास एनवेलोप। देखिए, मैंने यहां पे एक डायग्राम बनाई है, जो ये एक एक्सरे ट्यूब की डायग्राम है। तो ये जो एक्सरे ट्यूब है इसकी जो ये आउटर कवरिंग है, दिस आउटर कवरिंग इज a transparent covering which is called as glass envelope or glass enclosure. This glass envelope is made of pyrex glass. वो जो pyrex glass होता है ना, वो बेसिकली बना होता है बोरोसिलिकेट्स का। तो मैंने बोला कि जो इस एक्सरे ट्यूब की आउटर कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लास एनवेलोप। अब जो ये ग्लास एनवेलोप है किस चीज का बना होता है, पायरेक्स ग्लास का। जिस पायरेक्स ग्लास में क्या होते हैं, बोरोसिलिकेट्स। क्या होते हैं, बोरोसिलिकेट्स। हाँ, देखिए, अब जो ये ग्लास एनवेलोप है इसके अंदर क्या होता है, a vacuum is maintained inside the glass envelope. ग्लास एनवेलोप के अंदर वैक्यूम मेंटेन किया जाता है। क्यों किया जाता है वैक्यूम मेंटेन, मैं बोलूंगा। देखिए, वैक्यूम, देखिए एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होते हैं। कैथोड में थर्मियोनिक इमिशन होता है, कैथोड हीट होता है,
जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो कैथोड हीट होता है। अब क्या होता है, यहां से थर्मियोनिक इमिशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को कहां पे पहुंचना है? वो इलेक्ट्रॉन्स एनोड पे बम्बार्ड होते हैं, और जब वो एनोड पे बम्बार्ड होते हैं तो वो अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी लूज करते हैं और वहां पे एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं। तो मान लेते हैं कि यहां पे वैक्यूम प्रेजेंट नहीं है, तो यहां पे एक्सटर्नल गैसेस, एनवायरमेंटल गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये मॉलिक्यूल्स यहां, इनके मॉलिक्यूल्स यहां पे प्रेजेंट हो गए ना, तो अब यहां से क्या आए? कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स आए। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स इन एक्सटर्नल गैसेस के मॉलिक्यूल से कोलाइड करते। ये क्या करते? इन एक्सटर्नल गैसेस के मॉलिक्यूल से कोलाइड करते। तो यहां पे जब हमने हाई वोल्टेज अप्लाई की, उसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स में एक फिक्स्ड वेलोसिटी मेंटेन होती है। तो फिक्स्ड वेलोसिटी मींस एनर्जी आती है इनके पास। तो जब वो इन एक्सटर्नल गैसेस के मॉलिक्यूल से कोलाइड करते हैं तो ये अपनी एनर्जी लॉस करते हैं, और क्या करते हैं? जब वो इन मॉलिक्यूल से टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, तो वहां पे डिफरेंट इंटरेक्शंस हो सकती हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या उन इंटरेक्शन से क्या हो सकता है? सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। मोर इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रोड्यूस्ड देयर। ठीक है, जो कि हम नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाए। हम नहीं चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से प्रोड्यूस हुए उनकी एनर्जी लूज हो जाए। दैट इज वाई द वैक्यूम इज मेंटेन्ड हियर। इज इट क्लियर? हां, तो अब आपको कोई पूछेगा कि एक्सरे ट्यूब में क्यों वैक्यूम मेंटेन किया जाता है, तो अब आपको आया समझ कि क्यों वैक्यूम मेंटेन किया जाता है। हां, देखिए, और अब जो इस गिलास एनवेलोप के अंदर क्या होते हैं हमारे पास, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, एनोड होता है, कैथोड होता है। ठीक है? हाँ, देखिए, अब जो एनोड और कैथोड हैं, इनको हम हाई वोल्टेज सप्लाई करते हैं, लेकिन कैसे सप्लाई करते हैं? तो इसके लिए वायर्स होनी चाहिए ना, तो ये कैथोड और एनोड वायर्स से कनेक्टेड होते हैं। तो उन वायर्स को, वो स्पेशल वायर्स होते हैं, उन वायर्स को जिनसे कैथोड और एनोड को कनेक्ट किया जाता है, वोल्टेज सप्लाई की जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग वायर्स। कनेक्टिंग वायर्स। हां, तो देखिए, अब जब क्या होता है, यहां से इन कनेक्टिंग वायर्स से, मैं यहां पे लिखूंगा कनेक्टिंग वायर्स। हां, जब इन कनेक्टिंग वायर्स में हाई वोल्टेज पास होती है, तो हाई वोल्टेज की वजह से ऑब्वियसली वहां पे हीट प्रोड्यूस होगी, और यहां से अंदर से जब एक्सरेज, आपको यह भी पता होगा कि जब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स एनोड के साथ कोलाइड करते हैं तो वहां पे एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं और बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है। तो एक तो इस हाई वोल्टेज की वजह से क्या होगा, कनेक्टिंग वायर्स हीट हो सकती हैं, या यहां पे जो अंदर एक्सरेज प्रोड्यूस हुए उनके साथ साथ एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। उस हीट की वजह से क्या होगा, देखिए, जो गिलास है ना, इसका अपना एक्सपेंशन कोएफिशिएंट होता है, यानी जब इसको हीट मिलती है तो ये कितना एक्सपेंड होता है, दैट इज इट इज एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। और जो कनेक्टिंग वायर्स है, इनका अपना ये एक्सपेंशन कोएफिशिएंट होता है। तो सिंस इनका जो एक्सपेंशन कोएफिशिएंट्स है वो अलग अलग हैं, तो अब जब हीट प्रोड्यूस होगी इस कनेक्टिंग वायर्स में अलग सी हीट प्रोड्यूस होगी, जो गिलास एनवेलोप है इसमें अलग हीट प्रोड्यूस होगी। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो ये गिलास एनवेलोप और कनेक्टिंग वायर्स के दरमियान जो सील है ना, तो ये क्या होगी, ये ब्रेक होगी। उसकी वजह से क्या होगा, जब ये ब्रेक होगी तो एक्सटर्नल एयर, एनवायरमेंटल एयर अंदर चले जाएगा, तो वहां पे एक्सरे प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है?
हाँ, तो इसीलिए क्या किया जाता है, इसीलिए ये जो कनेक्टिंग वायर्स है ना, ये स्पेशल अलॉय से बनाए जाते हैं। उसकी वजह से क्या होगा कि जब ये स्पेशल अलॉय से बनाए जाते हैं तो इनका एक्सपेंशन कोफिशिएंट बराबर किया जाता है गिलास एनवेलोप के एक्सपेंशन कोफिशिएंट से, ताकि जो ये गिलास और वायर के दरमियान सील है ये ब्रेक ना हो जाए और एनवायरमेंटल एयर अंदर न चला जाए। जब कैथोड को थर्मियोनिक इमिशन होता है, जब कैथोड को हाई वोल्टेज मिलती है तो यहां पे थर्मियोनिक इमिशन होता है। थर्मियोनिक इमिशन की वजह से क्या हो, मैं आगे समझाऊंगा थर्मियोनिक इमिशन डिटेल में। तो थर्मियोनिक इमिशन की वजह से होता क्या है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स एनोड के साथ कोलाइड करते हैं तो वहां पे हमें क्या मिलते हैं, वहां पे हमें एक्सरेज मिलते हैं। So from here we can say that the X-rays produced inside the X-ray tube, they are basically modified electrons. क्यों? क्योंकि जो यहां से इलेक्ट्रॉन्स आए ना, उनका कुछ मास होता है, तो वो किस में कन्वर्ट हुए, वो एक्सरेज में कन्वर्ट हुए। एक्सरेज फोटॉन्स होते हैं तो इनके पास एनर्जी होती है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो यहां पे मास एनर्जी कन्वर्शन हुई, मास एनर्जी कन्वर्शन हुई, तो मैं बोल सकता हूं कि जो एक्सरेज हैं, एक्सरेज आर सिंपली मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आई होप कि आज का जो लेक्चर मैंने दिया आप सब लोगों को समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल हम इसका दूसरा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट लेंगे जिसका नाम है कैथोड।